वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया गया, क्वेश्चंस भी सिखाए गए किस तरीके से करने हैं। आज हम लोगों को उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि वक्र मतलब एक कर्व है, कर्व 3y² इक्वल्स टू x³। ध्यान समझिएगा जरा, हम पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख रहे हैं। वक्र एक कर्व दिया है अपने को, कर्व लिखा है 3y² इक्वल्स टू x³, ये कर्व दिया है। और आपसे कहा गया कि कर्व के एक पॉइंट पर एट पॉइंट 3,3, पॉइंट आपके पास लिखा है 3,3, इस पॉइंट पर हमको स्लोप बतानी है सबसे पहली बात। ठीक है ना, बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। कर्व दिया है हमारे को 3y² इक्वल्स टू x³ और एक पॉइंट दिया है एट पॉइंट 3,3। इसी पॉइंट पर हमको स्लोप बतानी है। स्लोप किसकी बतानी है हमको? ठीक है, स्लोप बता देना है हमको टेंजेंट के लिए, और एंगल बता देना है। और एंगल स्लोप आपको पता है एक ही चीज होती है। एंगल कहें, स्लोप कहें, ढलान कहें, इंक्लाइनेशन कहें, सारी एक चीज है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि स्पर्श रेखा भी खींची जाती है यहाँ से। इतनी बातें हैं तो ध्यान समझिएगा जरा। एक आपको क्वेश्चन बोला, उसने कहा कि एक वक्र है जिसको कर्व का 3y² इक्वल्स टू x³, एक बिंदु दिया है 3,3 और हमको स्लोप बतानी है। बहुत सिंपल सी बात। तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि स्लोप के लिए हम लोग क्या करते थे। स्लोप के लिए सबसे पहली बात हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है और पॉइंट हम लोगों को उस पर रख देना है, वही स्लोप का काम हो जाता था। यही तो करते थे ना। तो देखिए जरा, पहले हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो फॉर स्लोप या ढलान के लिए, तो स्लोप के लिए जो हमारे को कर्व दिया है 3y² इक्वल्स टू x³, इसका आप डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप ऐसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। करिए जरा। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर, y² का करेंगे तो 2y और ddx ऑफ y। डिफरेंशिएशन करना सभी को आता है। 3 बाहर, y² का करेंगे तो हो जाएगा, पावर आएंगे एक कम वाले रूल से 2y, और y का दोबारा से करेंगे तो हो गया ddx ऑफ y। इसके बाद x³ का आपने किया तो x³ का बनेगा 3x²। हमको चाहिए ddx ऑफ y, तो ddx ऑफ y को आप रोक लीजिए, बाकी सारी चीजों का आप एक तरफ भेज दीजिए। तो 3x² तो पहले से था, ये 3 2 जा 6y आपका आ जाएगा नीचे। आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा x² अपॉन 2y। ये आपको पता है स्लोप जब हम लोग निकालते थे तो कुछ ऐसा करते थे, m इक्वल्स टू ddx ऑफ y एट गिवन पॉइंट। पॉइंट हमारा कौन सा दिया है यहाँ पर? 3,3, यही तो पॉइंट दिया है ना। यही तो करते थे, एट ddx ऑफ y, मतलब ddx ऑफ y निकालिए एट 3,3 पर उसको पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3, और y की वैल्यू कितनी दिख रही है? ये भी आपको 3 दिख रही है। तो x की जगह आपने 3 रखा, इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 3 जा हो गया यहाँ पर 6। अगर इसको आप फाइनली देखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आपका आएगा 3/2। और आपको पता है यही तो स्लोप है और इसी को आपने m कह दिया। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, आपका स्लोप आ गया और आपने कह दिया कि 3/2 हो गई स्लोप m। अभी एक चीज और एडिशनल लगी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल, मतलब एंगल भी बताइए कि कौन सा एंगल है। स्लोप तो आपने बता दिया, स्लोप को m कहते थे, m इक्वल टू 3/2 आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब वो एंगल चाहता है, और आपको पता है एंगल का मतलब होता है कोण, और कोण होता है थीटा, फाई, डेल्टा, बीटा, गामा, ऐसे चलता है। तो अब एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? आप लिखेंगे हमें पता है कि वी नो दैट, जो m होता है वही तो tan थीटा के इक्वल होता है। m tan थीटा के इक्वल होता था कि नहीं होता था? पहले दिन ही बता दिया गया था कि m कहें या tan थीटा कहें, बात एक ही होती है। तो m इक्वल्स टू tan थीटा, m की वैल्यू आपने अभी देखी कितनी निकली है? 3/2। दोनों को अगर आप इक्वल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए जरा यहाँ पर,
आप कहेंगे कि 3/2 इक्वल्स टू tan थीटा के हुआ। बात समझिएगा, हमें पता है m इक्वल्स टू tan थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, और m की वैल्यू 3/2 आप अभी फाइंड कर चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब कभी भी किन्हीं भी दो इक्वेशंस के LHS इक्वल होते हैं तो उनके RHS ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर m इक्वल्स टू tan थीटा, सेम m इक्वल्स टू 3/2, तो आपने कहा कि 3/2 इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब देखिए आपको एंगल फाइंड करना है। जब हमें एंगल फाइंड करना है इसका मतलब है कि थीटा तो मिलना ही चाहिए। तो जब एंगल फाइंड करना है तो आपको बताया गया है कि थीटा को यहीं पर रोक लीजिए, और टिग्नोमेट्रिक, जब टिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू क्रॉस करता है तो वो इनवर्स टिग्नोमेट्री में बदल जाता है। जिन बच्चों ने हमसे इनवर्स टिग्नोमेट्री पढ़ रखी वो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या है, tan को उस तरफ भेज देना है, तो ये हो गया tan इनवर्स 3/2। कोई भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इक्वल टू क्रॉस करता है तो इनवर्स टिग्नोमेट्री बन जाता है। या फिर आप ऐसे कहते हैं, जब कभी भी हमको, ये कौन सी वैल्यू होती है, एंगल, जब एंगल से हमको न्यूमेरिकल वैल्यू में जाना हो तो इनवर्स का फंक्शन आपका बन जाता है। ये चीज हमने सिखा दी। तो आपकी वैल्यू आ गई थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/2। ये आपका आंसर हो गया। दो आपसे चीजें पूछी गई थी, दोनों आपने निकाल दी। पहली आपसे स्लोप पूछी गई थी, ये आपने बता दिया। दूसरे नंबर पे आपसे एंगल पूछा था, ये आपने बता दिया कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/2 एंगल हमारा आएगा। देख लीजिए, किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट हो हमसे पूछ लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए। चलिए, सभी को समझ आ गया है, बहुत आसानी से चीजें चल रही हैं, बस आप लोग ध्यान से चीजों को समझते चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको अगले क्वेश्चन में लिखा है कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब, मतलब एक कर्व लिखा है, कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब वेयर द ड्रॉन टेंजेंट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। मेरी बात को ध्यान समझिए, मैं समझा देता हूं। उसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, आज का दूसरा क्वेश्चन है। आपके पास एक कर्व दिया है, कर्व आपको दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे लिखा है, कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, फाइंड द पॉइंट। हम लोगों को पॉइंट पता करना है, तो फाइंड द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हम पता कर लेंगे। अब की बार क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया, पॉइंट क्वेश्चन ने गायब कर दिया, ठीक है ना। फाइंड द पॉइंट, ओके, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक उसने क्लू पॉइंट दिया है कि जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये चीज, ठीक है ना। इतनी बातें आपको क्वेश्चन ने बताई। ओके, देखिए जरा, क्या कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सबसे पहली बात, जब भी हमें टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन करना हो तो पहले तुम कर्व ढूंढते, कर्व आपके पास हो गया। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट अब की बार क्वेश्चन ने हमारा गायब कर दिया, कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे। लिखा है टेंजेंट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, आपको एंगल दे दिया फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आपको जिस दिन बेसिक सिखाए गए थे उसी दिन बता दिया गया था कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लेना है। तो देखिए एक्स एक्सिस से दिया है, मतलब अच्छी बात है, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ओके, अब देखिए जरा, आपके पास सबसे पहली बात एक कर्व दिया है, तो आपने लिखा कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, टेंजेंट मेक्स एन एंगल, एंगल क्या है, थीटा। देखिए थीटा कितना दिया, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। जब क्वेश्चन ने थीटा की बात कर दी, इसका मतलब अब m तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा और m में रिलेशन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, और m को आपने कहा स्लोप tan 60
tan 60 की वैल्यू हो गई √3। देखिए स्लोप आपके पास आ गई √3, थीटा दिया था उससे स्लोप आ गई। अब जिन बच्चों ने पूरा कॉन्सेप्ट समझ रखा उनको पता होगा, जिस दिन मैंने पहले दिन पूरे बेसिक सिखाए तो दिन बताया था जब कभी एंगल देता है डायरेक्टली तो फिर हमें m बराबर tan थीटा रख देना, यही स्लोप का काम करने लगता है। और एक तरीका बताया था, जब कॉन्टेक्ट पॉइंट दिया हो तो पहले पूरा डिफरेंशिएशन करिए फिर रखिए तो भी m होता है, या फिर एंगल डायरेक्टली दे दे तो भी m होता है। ठीक है ना। अब की बार देखो यहाँ पॉइंट को गायब कर दिया, अब आपका काम बढ़ा दिया उसने। अब पॉइंट कह रहा आप बता दीजिए तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने m इक्वल्स टू √3 निकाल लिया। अब जरा अपने अकॉर्डिंग जरा m निकाल कर देखिए। ये तो क्वेश्चन ने थीटा के थ्रू m आपको बता दिया, मतलब एंगल देकर के m निकलवाया। अब आप जरा अपने माध्यम से निकालिए एंगल, देखते हैं जरा। सबसे पहली बात हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। करिए जरा क्या आएगा, देखते जाइए। y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 3x²। यही तो होगा ना, बहुत आसान सी बात। अब क्या हमको क्वेश्चन ने पॉइंट दिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग क्या करते थे, अभी अभी आपने देखा कि भैया डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते एट पॉइंट। क्या आपकी बार हमको यहाँ पॉइंट दिया है? नहीं, पॉइंट तो नहीं पता। तो पॉइंट क्या हम लेट नहीं कर सकते कि पॉइंट हमारा x1 y1? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, जो चीज नहीं थी उसको लेट करने में कोई संकोच हमें करना नहीं है, तो हमने उसको लेट कर लिया। देखिए जरा क्या आएगा डिफरेंशिएशन। क्या अभी आपको पॉइंट क्या दिख रहा है, x1 y1, ये हमने लेट करा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 एज इट इज। x1 है और यहाँ x है तो x की जगह क्या आ जाएगा x1²। बहुत ध्यान समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं ना आए 10 बार पूछिएगा। 3 एज इट इज। x की वैल्यू क्या रखते थे, जो यहाँ पॉइंट देता था। अब की बार पॉइंट तो दिया नहीं, हम खुद से माना है मैंने, और वो मैंने माना है x1 y1, तो इस x की जगह अगर x1 रख दे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं होगी। ये हो गया 3x1²। और भैया ये होता किसके बराबर था, ये तो m के बराबर होता था। यही तो बताया गया आपको कि ये m इक्वल्स टू है, और अभी आप देख रहे हैं कि m इक्वल्स टू √3 है। इट मीन्स दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन सेकंड। इसका मतलब ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमने अपने हिसाब से काम किया स्लोप के लिए, और ये क्वेश्चन ने डायरेक्टली काम करवा दिया थीटा के थ्रू। लेकिन होनी तो चाहिए बात एक ही, क्योंकि किसी भी लाइन की स्लोप तो एक ही होगी, बदलेगी है नहीं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों स्लोप को आप बराबर कर दीजिए। यहां पर स्लोप आई है आपके पास 3x1² और यहां पर स्लोप आपके पास आई है √3। ठीक है, अब x1² इक्वल्स टू ये √3 है, इसके नीचे आप 3 भेज दीजिए। x1² इक्वल्स टू √3/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टोटल, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर -1। ध्यान समझिएगा, √3 को लिख लिया 3 की पावर 1/2 और इस 3 को लिखा 3 की पावर 1, ऊपर भेज दिया तो हो गया -1। तो आप यहाँ कहेंगे x1² इक्वल्स टू टोटल 3 की पावर कितनी बनेगी, -1/2 बनेगी। तो अगर आप यहाँ से x1 की वैल्यू निकालें तो x1 निकलेगा ऐसे, x1 की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, ये स्क्वायर है रूट लग जाएगा जाकर के, तो x1 की वैल्यू निकलेगी 3 की पावर -1/4। बताइए, जिस बच्चे को ना निकालना आया वो पूछ सकता है निसंकोच कि आपने कैसे निकाल दिया। देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा, एक एक स्टेप को समझ के चलिए कि कैसे काम हो रहा है। देखिए फिर से समझा देता हूं, 3x1² इज इक्वल्स टू √3 हो गया, x1² इक्वल्स टू 3 आ गया नीचे, √3 को लिखते हैं 3 की पावर 1/2, ये जो अपॉन में 3 आया था इसको लिखा 3 की पावर 1, ऊपर भेज दिया तो हो गई पावर -1। आपको पता है कि गुणे में या मल्टीप्लीकेशन में जब सेम पावर होती है, मतलब जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2। ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, रूट का मतलब पावर 1/2 ही है, तो हो गया 3 की पावर -1/4। ये जिसको नहीं आया वो पूछे ये कैसे हो गया, भाई ये 2 था, ये 2 उस तरफ जाएगा तो पावर रूट में हो जाएगी, रूट वापस हटाएंगे तो 1/4 आने वाला है, तो 3 की पावर हो गई -1/4। देख लीजिए यहां तक किसी को दिक्कत हो तो जल्दी देखिए। x1 आ गया, देखिए हमने लेट करा था ना x1, देखिए पहला वाला पॉइंट आ गया अपने पास, x1 पहला पॉइंट आ गया। अब x1 रखेंगे तो क्या निकल आएगा, भाई निकल आएगा। इसको देखिए जल्दी से,
चलिए सभी को समझ आ गया। इधर वाला मैं रफ कर देता हूं इस तरफ का। देखिए ये x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 की पावर -1/4। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको प्लस माइनस लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर आप +-3 के पावर -1/4 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब आपने x1 की वैल्यू निकाल ली, y1 की वैल्यू तभी आएगी जब आप x1 को कहीं पर रख पाए। भाई जब x1 को रखेंगे तभी तो y1 की वैल्यू आएगी ना। अब देखिए क्या कहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है कि जहां पे आप x1 को रख पाए? कोई भी ऐसी जगह नहीं दिख रही जहां पे आप x1 को रख पाए, ठीक है। तो अब वही बात जो कल एक बच्चे ने हमसे पूछी थी, ये जो पॉइंट है x1 y1, क्या ये इस कर्व का पॉइंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये जो x1 y1 पॉइंट है ये इस कर्व का पॉइंट भी तो होगा, क्योंकि जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, ऐसे जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो इस लाइन का भी होता है प्लस कर्व का भी होता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस वाले कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर लिखिए कांटेक्ट पॉइंट, ऐसे आपको लिखना है स्पर्श बिंदु या कांटेक्ट पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब स्पर्श बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। कांटेक्ट पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ कर्व, इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। रखिए जरा, तो x1 की जगह x को रखिए, y की जगह y1 को रखिए। y1 इज इक्वल्स टू x1 क्यूब, मिल गया, बस यही तो हमें चाहिए था। अब x1 की वैल्यू क्या है? ये +-3 की पावर -1/4। बहुत ध्यान समझिएगा भैया, x1 की वैल्यू क्या है? ये प्लस माइनस आई है, तो एक बार प्लस की वैल्यू रखो। तो यहाँ पर लिखिए x1 इज इक्वल्स टू प्लस का 3 टू पावर -1/4। रखिए जरा y1 कितना मिलेगा, तो y1 इक्वल टू 3 की पावर -1/4 टू द होल पावर 3। तो आपको y1 मिला 3 की पावर -3/4, ठीक है। आपने अभी देखा कि जब हमने x1 की वैल्यू प्लस में रखी तो y1 की वैल्यू प्लस में मिली, तो रखिए क्या आएगा, तो जब आपने x रखा 3 की पावर -1/4 तब y आपको मिला 3 की पावर -3/4, मिल गया ना, ध्यान समझिएगा। फिर आप एक बार x1 की वैल्यू माइनस में रखिए, जब माइनस में रखेंगे तो आपको माइनस दिख जाएगा, तो अब की बार हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, माइनस की रखेंगे वैल्यू तो आपको माइनस में y की वैल्यू मिल जाएगी, इस तरीके से। ये आपके पॉइंट हो गए दोनों, ठीक है। देख लीजिए यही आपका फाइनल आंसर बन गया, यही आपसे पॉइंट चाहता था क्वेश्चन और निकाल के हमने रख दिया। बहुत आसान सी बात है। आप देख रहे हैं कि जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसीलिए 2 दिन चले हैं, केवल 2 दिन कॉन्सेप्ट चलाने का मेरा मतलब यही था कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आप देख रहे हैं कि जब आपको चीजें क्लियर होंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। हमने पूरा सॉल्व कर लिया, x1 की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को भैया कहाँ रखें, तो इसको रखेंगे वहीं जहां y1 आ रहा होगा। तो उसके लिए हमने इन पॉइंट्स को कर्व पे सेटिस्फाई कराया। हमने कहा y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब है, x1 की वैल्यू अपनी आ चुकी थी, एक एक करके दोनों रख दी, एक बार पॉजिटिव वाली रख दी, एक बार नेगेटिव वाली रख दी, तो 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट हमारे निकल गए। देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो देख लीजिए और इत्मीनान से पूछ लीजिए, संकोच मत करिएगा। आप कितनी भी छोटी से छोटी चीज पूछे, कोई डाउट नहीं, ना कोई दिक्कत, हम आपके यहाँ सारी चीजें क्लियर करेंगे। चलिए, शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा दीर्घवृत्त जिसको इंग्लिश में एलिप्स कहते हैं, दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक एलिप्स दे दिया है,
एलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त। एलिप्स आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपके पास एक एलिप्स दिया है। क्वेश्चन ने कहा कि बिंदु, एक पॉइंट दिया है, पॉइंट आपके पास है x1 कॉमा y1। ये क्वेश्चन ने कही है सारी बातें कि एक एलिप्स है जिसको दीर्घवृत्त कहा कि बिंदु x1 कॉमा y1 पर आप स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये चीज तो पूरा क्लियर है कि हमको कहां से जाना है, कैसे कैसे चलना है। क्वेश्चन करते समय जब शुरुआत में आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप पहले 10 सेकंड 5 सेकंड का पॉज लीजिए और इत्मीनान से सोचिए कि हमें इसको करना क्या है, कैसे इनिशिएट करना है, क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले चीज तो एलिप्स दे दिया जिसको बोला गया कर्व, दीर्घवृत्त, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया कि x1 y1, ये भी अच्छी बात है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है तो आपने तुरंत दिमाग में लगाया कि जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आपने कहा भैया फॉर्मूला वही लगने वाला है, कौन सा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमको किसकी जरूरत है, देखिए x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन ने पहले से ही दे दिया, ओके। जरूरत आपको m की पड़ने वाली है और m का मतलब होता है स्लोप। अब ये स्लोप कैसे निकलेगी, वही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि एंगल तो दिया नहीं, तो डिफरेंशिएशन करिए, पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए, m आ गया और वापस से रख दीजिए। यही स्टेप्स है ना, बस शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने लिखा कि हमारा जो कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमें इस पर काम करना है तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, करिए जरा। डिफरेंशिएशन पहले इसके पास जाएगा, तो जब इसके पास जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट का काम करेगा बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। फिर आगे जब जाएगा डिफरेंशिएशन बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, लेकिन वाई का दोबारा से करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, और इस वाले 1 का तो 0 होने वाला क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। हमें चाहिए केवल डी डी एक्स ऑफ वाई, तो आप डी डी एक्स ऑफ वाई को रोक लीजिए, इसको उधर भेजिए, तो क्या आएगा माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ अभी क्या लगा है 2y अपॉन बी स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, ये वाला पूरा टर्म इधर ही रुका रहा, ये वाली वैल्यू उस तरफ चली गई तो हो गई 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस का। अब आपको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये बी स्क्वायर उधर लग जाएगा ऐसे और ये 2y इधर नीचे लग जाएगा, तो ये सब यहां से खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर आपका 2y लग गया। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे बहुत ध्यान से। क्या क्या कटेगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनली बचेगा x अपॉन वाई, एक्स और y को एक साथ कर लीजिए और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को आप एक साथ कर लीजिए और ये जो माइनस साइन लगा उसको आप ऐसे ही लगा दीजिए। इतनी चीजें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, ये भी केवल हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल पाए बस, और कुछ नहीं। अब आपको पॉइंट्स रखने, मतलब ऐसा कुछ देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई कहां पर, एट पॉइंट x1 कॉमा y1, यही तो प्रोसेस होता था, इसी प्रोसेस को फॉलो करिए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई जो निकला है फाइनल, अब इसको x1 y1 पर चेक करिए, तो x की जगह x1 और y की जगह y1, सिंपली यही हम लोग हमेशा करते थे, करिए। तो क्या मिलेगा, माइनस का x1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये चीज, ठीक है ना। ये आपका आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई एट x1 y1 माइनस का, और ये होता किसके बराबर था, ये m के इक्वल होता था, ये पहले दिन आपको बताया गया था। देखिए पूरे स्टेप्स बहुत सिंपली चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन किया, x1 y1 पॉइंट दिया था, इस पॉइंट को आपने जो डिफरेंशिएशन करके लाए वहां पर x की जगह x1 और y की जगह y1, अगर कोई संख्या दी होती तो x की जगह वो संख्या और y की जगह वो संख्या। अब यहाँ पर कोई नंबर तो दिया नहीं, जो दिया उसको हमने ऐसे रख दिया और ये m का काम करने लगा। अब ज्यादा काम बचा नहीं, केवल एक जगह हमको इसको रखना है बस।
पहले इसको देख लीजिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, पूरे स्टेप्स आपके सामने। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अब देखते हैं। अब आपको चाहिए क्या? हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, कहां से पास होकर जा रही है? x1, y1 से। हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण जो स्पर्श बिंदु x1, y1 से होकर जाती है। रखिए जरा, फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला ही लिख लिया करिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में रखना है, रखते हैं जरा। y माइनस y1 एज इट इज m की जगह m वाली वैल्यू क्या है? ये आ गई, तो रखिए माइनस का x1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस x1, ऐसे सिंपली केवल वैल्यू रख दी। अब सॉल्व करिए जरा, देखिए क्या आएगा। y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस का बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर y1 इधर चला जाएगा, तो फाइनली आप क्या कहेंगे? ऐसे ए स्क्वायर y1 माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर बी स्क्वायर x1 को अंदर भेजिए, तो बी स्क्वायर x1 माइनस साइन के साथ। बहुत ध्यान समझ रहे हैं ना सभी लोग? देखिए ए स्क्वायर y1 y के पास गया, फिर ए स्क्वायर y1 के पास गया, तो ये आ गया, फिर माइनस का बी स्क्वायर x1 ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो x के पास गया, अब यहां पर प्लस के पास जाएगा तो बी स्क्वायर मतलब इसके पास, तो बी स्क्वायर x1 स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो टर्म स्क्वायर वाले दिख रहे हैं, दोनों वाले, जहां पर दोनों स्क्वायर में ए स्क्वायर y1 स्क्वायर, यहां पर देखिए बी स्क्वायर x1 स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो आप इनको कुछ ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर y1 प्लस बी स्क्वायर x1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर। कोई बहुत कठिन चीज नहीं लिखी मैंने। ए स्क्वायर y1 माइनस उठ के इधर आ गया, तो प्लस का बी स्क्वायर x1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर x1 स्क्वायर उधर पहले से था और ए स्क्वायर y1 स्क्वायर पहले से था। यही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिए। जल्दी से देखिए, कोई दिक्कत हो पूछिए। ठीक है, सभी को समझ आ रहा होगा। अभी देखिए, हमारे हिसाब से ये हमारा आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बुक में क्या होगा, कुछ दूसरा आंसर आ रहा होगा, या कभी कभी कुछ दूसरा आंसर आता है जब कभी यही क्वेश्चन अगर प्रूफ का होता। सपोज ये क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एलिप्स एट द पॉइंट दिस, एंड आपको एक इक्वेशन दे देता। तो अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो हमको प्रूफ के अकॉर्डिंग करना है। और जब ये क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे आपका आके खत्म हो गया, तो ये भी आंसर सही है। अब इसी को थोड़ा एक स्टेप और देख लीजिए, अगर आप वो कर सकें तो दी बेस्ट। इसी को आगे देखिएगा जरा, इसी क्वेश्चन को देखिए। ये जो वैल्यू आई है ए स्क्वायर y1 बी स्क्वायर x1 बी स्क्वायर x1 स्क्वायर ए स्क्वायर y1 स्क्वायर, अगर इसमें हम बोथ साइड
ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड करा दे। समझिएगा क्यों करा रहे हैं, समझिए। जब डिवाइड कराएंगे तो क्या दिखेगा आपको, ए स्क्वायर वाई वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। समझिएगा ऐसा क्यों किया हमने, अभी बात आपको समझ में आने वाली। अब जरा कट करिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस यहां पर इस वाले बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ बी स्क्वायर से पूरा बी स्क्वायर कैंसिल आउट तो बचेगा एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आ गया, वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बहुत कठिन काम नहीं किया हमने, ठीक है। ये भी एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। अभी देखते जाइए, दो आंसर आपके सामने आ गए, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर है, एक तीसरा आंसर जरा और देखिए। इसी को अगर आगे आप थोड़ा सॉल्व करें, कैसे, आप ऐसे लिखिए, वी नो दैट, समझिएगा, वी नो दैट x1 कॉमा y1, वही बात जो कल एक बच्चे ने पूछी थी फिर से, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो टेंजेंट का भी होता है, कर्व का भी होता है, मतलब वो पॉइंट कर्व में भी लाई करता है। इसका मतलब ये जो x1 y1 है इस वाले कर्व में भी लाई करेगा। तो आप कहेंगे वी नो दैट पॉइंट x1 y1 सेटिस्फाइंग द कर्व, सेटिस्फाइंग द कर्व। जरा कर्व को सेटिस्फाई कराइए, आपको मिलेगा क्या, आपको ये मिलेगा, x की जगह क्या रखेंगे x1 और y की जगह क्या रखेंगे y1, तो आपको दिखेगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बताइए दिखेगा कि नहीं। अब जरा इधर इक्वल टू के इस तरफ नजर डालिए, ये क्या लिखा है, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम बात लिखी, और ये किसके इक्वल है, एक के, तो इसको क्या रिप्लेस करके एक नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब आप फाइनल आंसर बना लेंगे, y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस x1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आंसर। तो आप इस तीन तरीके से इस आंसर को दे सकते थे। और ये क्वेश्चन जब कभी भी प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपसे आंसर वो यही वाला चाहता है। अब आप इसमें ज्यादा पजल्ड मत होइएगा कि बहुत परेशान होने लगे, कुछ दिक्कत नहीं है। जो आंसर पहले वाला आया था उसमें आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये कुछ बन जाएगा। और ये वाले पॉइंट कब मिलेंगे, ये वाली वैल्यू कब मिलेगी, जब आप इन पॉइंट्स को इन वाले कर्व पे सेटिस्फाई कराएंगे। तो ये वैल्यू हो गई 1 के इक्वल, बना गया, खत्म। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। कोई भी ऐसा स्टेप है जो आपको नहीं आया है तो निसंकोच पूछिए यहाँ पर। पूरा समय दिया जा रहा है आप लोगों को, पूछ लीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल भी संकोच मत करिए। सारी चीजें आ रही है ना सभी को। चलिए फिर अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइक सभी का ओपन तो हो रहा है ना, जिसका अगर नहीं हो रहा हो तो बता दें हमको। माइक अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक है, आप लोग सभी बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, वक्र, एक वक्र दिया है, फिर से वही कहानी, कर्व x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल्स टू 280, ठीक है ना, ऐसे लिखा है, कर्व x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल्स टू 280। अब की दो कर्व दिए हैं आपको, पहला कर्व दिया x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर
और दूसरा कर्व दिया है y इक्वल्स टू 280। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, दिए रहने दीजिए। के बिंदु T पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट T, ऐसा। अब की केवल एक पॉइंट दिया T, बस कह रहा है कि पॉइंट T पर आप स्पर्श रेखा का समीकरण बता दीजिए। ठीक है ना, तो पूरी कहानी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें ज्यादा, जरा समझिएगा जरा। पॉइंट T देखिए, पॉइंट दिया है और हमारे पास कर्व x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280। अब जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है उनको अच्छे से पता है। बताइए अच्छा ये क्यों दिया है, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280, ये इस तरीके का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? आंचल बताओ जरा, इसको कैसे करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जब इस तरीके के दिए होते हैं तो? क्लास में है आंचल? और बताइए जल्दी से हमको, माइक ऑन करके। आंचल ना बता पाए तो फिर सुकृति बताएं। चलिए सुकृति बताइए। बताएं। हाँ बताओ बेटा, अभी बता दो। ये मतलब डिफरेंशिएशन टी करेंगे। बोलो। ये डिफरेंशिएशन इसका टी के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको पता होगा मैंने एक पूरी सीरीज पढ़ाई थी, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको आता है, ये पैरामेट्रिक है डिफरेंशिएशन। ये जैसे आपने ये देखा कि ये तो भैया पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक का मतलब होता है जहां पर एक ऐसा आपको दे दे वेरिएबल जिसका दोनों से रिलेशन हो। देखो y के लिए 280 और x के लिए भी t, तो देखो t आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन, और t आपका क्या है, वेरिएबल। इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक। मैंने अच्छे समझाया है। और इस तरीके की दोनों चीजों को सॉल्व करके, पहले वाले कर्व को और दूसरे वाले कर्व को सॉल्व करके हम ddx ऑफ y निकाल सकते हैं, क्योंकि यही हमारा स्लोप होता है। समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर दो कर्व क्यों दिए, यही क्वेश्चन आता, आप तुरंत पजल्ड हो जाते। आपको ना आता, आपको तभी आएगा जब आपने पीछे वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रखा होगा। देखिए x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर है, ध्यान से, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करिए तो x का क्या होता है, डी डी टी ऑफ x। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। a आपका बाहर हो गया, टी स्क्वायर का हो गया 2t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पढ़ाया जा चुका है आपको। फिर अब दूसरे वाले कर्व को उठाइए, y इज इक्वल टू 2t, इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करिए, तो y के लिए क्या होगा, डी डी टी ऑफ y, 2a बिल्कुल बाहर और इस t का हो गया 1 डिफरेंशिएशन, 2a बिल्कुल बाहर और इस t का डिफरेंशिएशन हो गया 1। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आपको पता है कि हमको चाहिए क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, यही तो चाहिए, क्योंकि यही स्लोप होती है, m इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई। और बिना स्लोप के तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आने से रही। तो m निकालने के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई और m। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, m, तो y क्या है, ऊपर, जो ऊपर होता है, y ऊपर है तो पहले y वाला रख लीजिए 2a, x नीचे है तो x वाला नीचे रख लीजिए 2at। देखिए 2a से 2a कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन t आएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई एट t, क्योंकि अब की बार पॉइंट हमको t दे रहा है, क्वेश्चन ने कहा है पॉइंट t पर बताइए, तो हमने लिखा डी डी एक्स ऑफ वाई एट t। t पर क्या होगा डी डी एक्स ऑफ वाई, वो तो 1 अपॉन t ही रहेगा भाई, t पर तो t ही रहेगा ना, 1 अपॉन t, तो आपने इसको लिख लिया 1 अपॉन t। देखिए हमारे पास m आ गया, आ गया बस। अब इक्वेशन निकाल लीजिए, देखिए जल्दी यहां तक, जिस बच्चे को ना आया वो पूछे। चलिए सभी को आ गया, देखिएगा ध्यान से। इसको रफ कर देते हैं यहां तक, आ गया ना सभी को डिफरेंशिएशन। चलिए रफ कर रहे हैं, देखिएगा आगे।
हम लोगों ने स्लोप निकाल ली, स्लोप आ गई अपने पास 1/t। अब हमको चाहिए क्या, इक्वेशन होती y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। अब यहाँ पर y1 और x1 नहीं है अपने पास, अब क्या करें, लेकिन हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब पॉइंट टी है, स्पर्श बिंदु पॉइंट टी तो है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी आपको बताया कि ये जो पॉइंट टी होता है ये कर्व पे भी सेटिस्फाई करता है, तो अगर इस पॉइंट टी को कर्व पे रखोगे तो आप लिखोगे x1 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे, पॉइंट टी लाइज ऑन कर्व। पॉइंट टी कर्व पे भी तो लाई करता है, तो जब पॉइंट टी को आप कर्व पे रखेंगे तो पहला वाला x1 मिल जाएगा at स्क्वायर और दूसरा वाला y1 मिल जाएगा 2at। जैसे ही आप इस टी को यहां पर रखेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा। ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हमको, केवल पॉइंट टी दिया है बस। तो अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए m तो चलो आप निकाल रहे 1/t, लेकिन ये कहां से लाओगे x1 y1, इसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो क्या जुगाड़ है कि x1 तो इस t को उठाइए और कर्व पे रखिए तो t1 t स्क्वायर रहेगा और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 बन जाएगा। फिर इस t को उठाइए यहां पर रखिए तो ये t ही रहेगा और ये y1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कह दिया x1 हो गया at स्क्वायर और y1 हो गया 2at, तो आपको पॉइंट मिल गए x1, y1 ऐसे p जिसको हमने कह दिया। अब इसको उठा के यहां पे रख दीजिए, इन पॉइंट्स को रखिए जरा, देखिए क्या बनेगा, y माइनस y1 के लिए 2at इक्वल्स टू m के लिए 1/t और x माइनस x1 के लिए at स्क्वायर। सॉल्व करिए क्या आएगा, yt माइनस 2at स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस at स्क्वायर। yt ये x इस तरफ आएगा तो माइनस x, 2at स्क्वायर उधर चला जाएगा, 2at स्क्वायर माइनस at स्क्वायर। फाइनल बनेगा yt माइनस x इज इक्वल्स टू at स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो और पूछता चले जिसको ना आए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछिए जल्दी से। चलिए, सभी को आ रहा है ना समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है बिंदु टी पर, फिर से वही सेम कहानी, एट द पॉइंट टी। क्वेश्चन ने कहा बिंदु टी मतलब एट द पॉइंट टी x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब t, ऐसे एट पॉइंट टी फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर टेंजेंट ऐसे। आपके लिए दो चीजें दी हैं यहां पर, x इक्वल्स टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल्स टू b sin क्यूब t, ऐसे लिखा है। फाइंड द इक्वेशन फॉर टेंजेंट, है ना, ये चीज बताई गई है।
और हमारे पास कर्व ये दिए गए। समझ लीजिए जरा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा। क्वेश्चन ने ये कहा कि एट पॉइंट टी, एक बिंदु टी है, उस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। Find the point, find the equation of the tangent at the point T where the curves are x is equals to a cos cube t and y equals to b sin cube t। ये दोनों कर्व दिए, बिल्कुल सेम पैरामेट्रिक वाला काम जो पीछे हुआ था अभी, तो आपको बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा कुछ डी डी टी ऑफ एक्स, ए बाहर, cos क्यूब टी का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, और cos टी का दोबारा करेंगे तो आएगा माइनस का sin टी। ये पहले वाले का हो गया डिफरेंशिएशन। अब y वाले का करिए, तो y वाले का करेंगे तो डी डी टी ऑफ y, b वाला बिल्कुल बाहर, sin क्यूब टी का 3 sin स्क्वायर टी, और sin टी का डिफरेंशिएशन फिर से cos टी। देखिए अब हमको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो वाई ऊपर चाहिए तो वाई वाला ऊपर रख दो, 3b साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ठीक है ना। आप समझिए क्या होगा। देखिए एक कॉस से कॉस एलिमिनेट, एक साइन से साइन एलिमिनेट, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका टेन, तो आप लिख लेंगे टेन टी। इधर 3 से 3 एलिमिनेट, माइनस का b बाई ए एज इट इज रखा रहेगा, ऐसा कुछ आ गया, माइनस का b बाई ए टेन टी। ठीक है। अब हमको चाहिए स्लोप, तो लिखेंगे m इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट टी। पॉइंट टी दे रहा है, उस तरफ टी आ ही रहा है, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा माइनस का b अपॉन ए टेन टी। ये हमारी आ गई स्लोप। ठीक है। अब हमको बस इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी, तो इक्वेशन के लिए स्लोप तो अपने पास आ गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो नहीं पता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए आप ये जो टी दिया है पॉइंट, इस टी को दोनों जगह रख दीजिए, इस पर और इस पर, तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे, जब इस पे रखेंगे तो x1 बन जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू a cos क्यूब t, और y1 इज इक्वल्स टू b sin क्यूब t। ऐसे याद रखिए, जब कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना दिया जाए, मेरी बात ध्यान समझिएगा, हमने लिखाया भी है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कैसे निकालते हैं। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना दिया जाए तो फिर कुछ ना कुछ बात जरूर कही जाएगी। याद होगा मैंने सिखाया था कि जब स्पर्श बिंदु ना दिया हो, व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट गिवन, तो फिर हमें क्या होता, बाउंडेशन दिए जाते हैं कुछ ना कुछ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एट पॉइंट टी, मतलब एक पॉइंट टी है, इस पॉइंट टी पर टेंजेंट निकालना है, और जो टेंजेंट पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो पॉइंट कर्व पर भी होगा। अगर वो पॉइंट कर्व पर होगा तो उस पॉइंट को कर्व पर जरा रखिए, तो टी को कर्व पर रखेंगे तो टी ही रहेगा, लेकिन ये पॉइंट बन जाएगा x1 y1। क्यों, ऐसे समझिए, ऐसे यहां पर कोई पॉइंट है x1 y1, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि एट पॉइंट टी, इसका मतलब यहां पर टी पॉइंट है, तो जब इस टी पॉइंट को आप रखेंगे यहां पर तो x1 मिलेगा पहले वाले पे x की जगह, और जब y पे रखेंगे तो y1 मिल जाएगा। तो वही जब इस टी पॉइंट को मैंने यहाँ पर रखा तो x बदल के हो गया x1, और जब y पे रखा तो y बदल के हो गया y1, और इसी की हमको नीड थी और हमारी नीड हो गई खत्म। अब देखिए इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाइए, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। रखिए जरा क्या आएगा, y एज इट इज y1 की जगह आपको लिखा है b साइन क्यूब टी, m की जगह माइनस का b अपॉन a टेन टी, x माइनस x1 की जगह a cos क्यूब टी। ऐसे ठीक है ना। अब एक लाइन और कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, एक उधर कर लीजिए तो क्या आएगा, ए वाई माइनस का ए बी साइन क्यूब टी इक्वल्स टू, उस तरफ जाएगा माइनस का अंदर तो माइनस का बी एक्स टेन टी, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस ए बी, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा बी। ध्यान समझिएगा, ये जो ए इधर आया मल्टीप्लाई में तो ए वाई हो गया, फिर ए इधर आया तो ए बी साइन क्यूब टी हो गया, फिर बी बाई ए टेन इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, बी बाई, सॉरी केवल बी रहेगा ना, ए तो चला ही गया, फिर इधर बी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी कॉस क्यूब टी।
मिलेगा? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? बस फिर इसके बाद आप फाइनल लाइन लिख ही लेंगे। क्या ए वाई और बी एक्स वालों को एक साथ कर लीजिए और ए बी साइन क्यूब टी वालों को एक साथ कर लीजिए। देख लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब इसको आगे आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। AB cos हाँ क्यूब बताइए। टी AB cos क्यूब टी है तो वहाँ पर tan टी भी तो होगा। हाँ वेरी गुड। हाँ tan भी लगाइए, ठीक है, गुड। ये आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ए को इधर किया तो ए वाई माइनस का ए बी साइन क्यूब टी, फिर बी अंदर जाएगा तो होगा माइनस का बी एक्स टेन टी, और ये टी टेन यहाँ भी लगेगा ऐसे। ठीक है ना, ये सब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको यहीं पे खत्म कर लीजिए या फिर साइन कॉस में चेंज करके थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। तो आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। यही हमारा फाइनल बन जाता है आंसर। सर देख लीजिए, किसी बच्चे कोई डाउट हो तो पूछिए। सर हाँ बताइए। सर ये जो आपने x1 और y1 निकाला है तो y का एक बार डिफरेंशिएशन भी तो y1 होता है, तो अगर उसको रख दे तो मतलब समझे नहीं? मतलब y का अच्छा जब हाँ एक हाँ, बार ठीक ठीक, गुड गुड। हाँ सुकृति बोल रही है ना? श्रद्धा देखिए, अच्छा श्रद्धा, देखो y का जब एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो y1 बनता है ना, यही आप कह रहे हो। और यहाँ पर x1 y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए, मेरी बात समझिए। यहाँ पर जो x1 y1 है ये किसको डिनोट कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डिनोट करते हैं। और ये जो आप बता रहे हो x1, वो डिफरेंशिएशन एक बार करता है तब डिनोट करता है अलग। तो ये तुम एक बार डिफरेंशिएशन कर ही चुके ना x का, तो ये x1 हो गया, और इसका y1 का एक बार कर चुके तो ये तो y1 हो गया। ये चीज, ये डिफरेंशिएशन की चीज है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की चीज है, दोनों अलग अलग है ना। मेरी बात समझ गई होगी, है ना? हाँ, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये डिफरेंशिएशन वाला रखना है, ये स्पर्श बिंदु है। क्योंकि जो हम लोगों ने क्लास 10th में एक इक्वेशन पढ़ी है, वहां पर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, तब तो वहां डिफरेंशिएशन था ही नहीं चैप्टर। तब क्यों आपने x1 y1 डिफरेंशिएशन वाला नहीं रखा? क्योंकि x1 y1 वहां पर केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन इसका कोई लेना देना नहीं, डिफरेंशिएशन से केवल m का लेना देना है, इसलिए। ठीक है, तो x1 और y1 केवल पॉइंट है इसलिए, और यहां पर ये डिफरेंशिएशन अलग चीज होती है। ठीक है ना, तो आप इसको अंतर थोड़ा समझ लीजिए, गलती नहीं होगी। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो रिलैक्स होकर पूछ लीजिए, टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आप इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करके करना चाहें तो कर लीजिएगा, ये आप लोगों की इच्छा पे। देखिए जैसे यहाँ साइन अपॉन कॉस करेंगे तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर बचेगी, आप इसको आगे कैरी आउट कर लेंगे, नहीं तो यहीं पे आंसर हमारा हो गया खत्म। अब आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बता दिए गए। अब देख रहे हैं आज आपको धीरे धीरे लेवल हम बढ़ा रहे हैं चीजों का, और अगली क्लासेज में और लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का काम ये, पहली चीज तो यही, क्वेश्चन घर में रिवाइज करिए दोबारा से, इनको लगाइए लाइन से क्वेश्चन को। फिर इस तरीके के अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं आपकी बुक्स में तो उनको जरूर करिए, नहीं यहाँ पे तो सारी चीजें डिस्कस कर ही जाएंगी। मेहनत करते रहिए बस, और अच्छा टॉपिक है, आप लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। पिछले 2 टॉपिक जो आपने पढ़े, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज, वो भी अच्छा टॉपिक था, और ये टेंजेंट और नॉर्मल, ये भी अच्छा टॉपिक है, और इसके आगे आने वाला मैक्सिमम मिनिमम, वो भी अच्छा टॉपिक है। कुल मिला के चैप्टर ही पूरा अच्छा है, लेकिन ये जो बेसिकली है इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा लग रही, तो ध्यान से आप लोग बने रहिएगा, और लाइव क्लास डेली आप लोग ज्वाइन करिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ज्वाइन विद अस।